वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो मोस्ट सजेस्टेड वीडियो भी है और काफ़ी आज फर्स्ट टाइम बेसिकली हम अरविंद साहरान जी की वीडियो पे रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं सरहद के इस पार वीडियो में। वीडियो का टाइटल है बेसिकली साजिद तरार ऑन करतारपुर कॉरिडोर एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि सारी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि हमें ज्वाइन किया है एक पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, स्कॉलर, लॉयर। इनके न जाने कितनी हेड्स हैं जो ये वक्तन फवक्तन उड़ते रहते हैं। इनका नाम है साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब की पैदाइश मंडी बहाउद्दीन के पास ही फालिया, एक छोटा सा कस्बा शहर है, वहाँ की है। अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल करने के बाद में साजिद साहब अमेरिका गए 90s में। वहाँ पे इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की, फिर वहाँ पे एक बहुत बड़े कारोबारी के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया और तकरीबन 20 साल कारोबार करने के बाद, जिनमें इनके पास 25-30 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स और रेस्टोरेंट्स, कार रेंटल्स, यू नेम इट, ऐसा शायद ही कोई कारोबार हो जो साजिद तारड़ साहब ने ना किया हो। उसके बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि वक्त आ गया है कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट और कम्युनिटी के लिए भी कुछ करते हैं। और अमेरिका में आप जानते हैं ओबामा हेल्थ केयर एंड दिस दैट एंड ऑल्सो, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर साजिद तारड़ साहब ने अपनी किस्मत को आजमाया है। ठीक उसी तरह से जैसे कि ब्लैक वाटर ने वॉर ऑन टेरर शुरू होने के बाद में अपनी किस्मत डिफेंस सर्विसेज के अंदर आजमाई। तो साजिद तारड़ साहब का बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ही इज सन ऑफ द सॉइल। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो आई फील अ कनेक्शन उनसे बात करने से पहले। उसकी खास वजह यह है कि तारड़ साहब का ताल्लुक उसी इलाके से आता है जिस इलाके से मैं हूं, और इनका जो सरनेम है, इट इज अ वेरी कॉमन सरनेम बोथ इन माय प्लेस एंड अलोंग इन पाकिस्तान। तारड़ साहब, बड़ी खुशी हुई आपने ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम। माय प्लेजर। मेरी तरफ से सबसे पहले आपके देखने वालों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। सो नाइस ऑफ यू। तारड़ साहब, आपको मैं जब देखता हूं तो एक ऐसी आवाज के तौर पे देखता हूं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है पिछले 70-72 सालों से, एक ऐसी आवाज़ जो इस टेंशन को ना सिर्फ ख़त्म कर सकती है बल्कि इसके दरमियान जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनको भी, अगर लोग आपकी बात को सुने ख़ास तौर से पाकिस्तान में, तो आई थिंक यू हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। तारड़ साहब, सियासी बातें होती रहेंगी, आगे आपसे बात होगी। सबसे पहले लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान से जो आपको आज देख रहे हैं, कि साजिद तारड़ आखिर कौन है। मैंने कह तो दिया है कि सन ऑफ द सॉइल हैं, मगर ये कैसे होगा, बताएं जी। ये मंडी बहाउद्दीन के आसपास का जो इलाका है, यहाँ से आपकी फैमिली का सफ़र शुरू हुआ और इंडिया के साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? आपने इंडियन पंजाब भी विजिट किया है। देखिए, मैं इंडिया काफ़ी दफ़ा गया हूँ। मैं बल्कि यहाँ से अपने अमेरिकन दोस्तों के साथ गया हूँ। मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू से इंडिया देखूं, क्योंकि इंडिया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ा। बचपन में था तो मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप जो थे, वो मुझे स्टोरीज बताते थे 1947 की, और मैं वो सुनता था, कुड़ता था चीज़ें कि ये क्या कैसे हुआ, हाउ अ ह्यूमन कैन गो टू द सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन आपके देखने वालों से एक मैं बात ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उन लोगों का पोता हूँ, दोता हूँ
कि मेरी माँ मुझे बताती है कि मेरे जो नाना थे, मेरे मदर्स फादर, वो उनके घर में जितने उस इलाके से हिंदू या सरदार थे वो अपनी बच्चियों को ला के उनके घर छोड़ जाते थे। जब पूरी एक बस का मजमा इकट्ठा हो जाता था तो वो बस रेंट पे ला के तो बॉर्डर पे छोड़ के आते थे। उसके बाद ये मेरे माँ वाली साइड से, मेरे फादर वाली साइड से 1974 तक, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ 1974 में हुई, तो 1974 तक उन मकानों के जो चाबियां दे के लोग गए थे वो मेरे ग्रैंडफादर ने उन घरों में किसी को शिफ्ट नहीं होने दिया। मेरी जो दादी थी वो हर साल सर्दियों में उनको कपड़ों को निकाल के तो उनको धूप में रखती थी। मेरा जो ग्रैंडफादर है 1974 तक उन लोगों का इंतजार करता रहा। वो ये कहते रहे कि इस तरह नहीं कभी हुआ कि जब सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हों तो एक पल में एक इंसान की मैन मेड लाइन से बंटवारा हो जाए। ये देखता है, मैं सारी जिंदगी ये सुनता है। मेरे दादा के पास कृपाने थी जो दोस्त उसके दे के गए थे, लेटर आते थे वहां से। अब मैं पहले आपको शायद मैंने बताया भी, मेरा जो लास्ट नेम है, हम 3 मजहबों के 3 मजाहिब में इस वक्त मेरा लास्ट नेम है। बल्कि राजस्थान में एक शहर का नाम तारड़ है, वहां से इसका ओरिजिन है। हम मूव करके वहां से नॉर्थ से आए थे, दरिया के करीब। मेरा लास्ट नेम सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है पाकिस्तान में, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा और शेखुपुरा। और दूसरा ये जट कास्ट का सब कास्ट है आगे, ये मेरा लास्ट नेम वो है। तो ये सारी चीजें सोचते आए, देखते आए, पढ़ने में आया टू नेशन थ्योरी। तो उसमें अगर देखा जाए तो मैं काफी अरसा इस चीज से डिनाई करता रहा। ये टू नेशन थ्योरी की बेस पे इतना बड़ा बंटवारा किया गया, और खासकर बंटवारा सिर्फ पंजाब का हुआ था। पंजाब में इतनी तकलीफ, और मुझे अभी तक याद है 14 अगस्त को हमारे पाकिस्तान में अखबारें जो थी वो एडिशन छापती थी और उन लोगों को स्टोरियां छापती थी जो इस बंटवारे के जरिए हुए। और मुझे अभी तक याद है कि व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, मुझे कई दफा मैं 14 अगस्त की वो स्टोरियां पढ़ के मुझे रोना आ जाता था कि हाउ डेयर अ ह्यूमन can behave in such a fashion just based on belief. And then later on when I came here and I even then went further on, organized religion hasn't done anything good to the humankind right now. Every religion I studied, मैंने बहुत मज़ाहिब उसमें बड़े मज़हब पढ़े उसके बाद मैंने, तो उनमें मुझे ये पता चला कि हर मज़हब सिर्फ प्रीच ये कर रहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो। इस्लाम बिलखसूस, जिसके बारे में मैं मुसलमान, उसमें एक चीज बिलीव करता, खुदा ये कहता है अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए आओ, उनको सर्व करके आओ। सिखों का देखें आप, सेवा है उनमें, मंदिरों में देखें सेवा है। अगर मैं बल्कि इस चीज पे बिलीव करता था कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखाता है, देन यू नीड अ न्यू रिलीजन। बहुत खूब, बड़ी अच्छी आपने रिलीजन को छोड़ दें आप। अगर आप नफरतें आपके अगर मौलवी, आपके पुजारी, आपके मंदिरों के जो है वो अगर आपको ये सिखा रहे हैं गुरुद्वारों के कि आप नफरत करो रिलीजियस बेसिस पे, यू नीड टू क्विट दैट रिलीजन। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और मैं इस चीज पे जाके मैं इंडिया गया एंड आई फेल्ट लाइक होम। मैं इंडिया डेलीगेशंस के साथ जाता था, अमेरिकन डेलीगेशंस के साथ, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात यह कि मैं कभी उनको ये नहीं कहता था कि आई एम अमेरिकन और आई एम मुस्लिम अमेरिकन और मैं उनसे कहता था मैं पाकिस्तान से आया हूं, सिर्फ देखने के लिए कि व्हाट इज द रिएक्शन, हाउ दे बिहेव। आप सोच नहीं सकते कि इतना प्यार। मोराया होटल में ठहरा मैं 2-3 दफा जाके, वो वहां न्यू दिल्ली में, मैं आप सोच नहीं सकते लोगों की वो तलाशियां, और उनको वो मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था। जब मैं गुजरता था वो कहते थे आप यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं, आप इधर से आए। मुझे अभी तक याद है, मुझे आज तक किसी बंदे ने ये चीज सर्व नहीं की। मैं न्यू दिल्ली से जब निकला, मैंने जाना था हरमंदर साहब, तो मैं अपना लगेज वहां छोड़ के मैंने कहा यार मेरा लगेज रख लो, मैं 2 दिन के लिए अमृतसर जा रहा हूँ, तो वापस आके लगेज ले लूंगा। वापस आया तो मोराया वाज सोल्ड आउट। तो जब मैं रिसेप्शन पे गया तो मुझे उतने प्यार से वो मिले, आधी रात का टाइम था, तो मुझे उन्होंने कहा यार हमारा होटल तो सोल्ड आउट है, मुझे और चेक करने थे। होटल सारे चेक कर लिए उन्होंने, कमरा ना मिला। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे कहा सर मेरा अपार्टमेंट नजदीक है, मेरे अपार्टमेंट की चाबी लेके आप वहां जाके सो जाए। आज तक मुझे दुनिया के किसी कोने में किसी रिसेप्शनिस्ट, किसी होटल की रिसेप्शन में इतना प्यार नहीं दिया। तो इन्हीं बेसिस पे मैं जब ये कहता हूँ, हमारे साइड पे एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी साइड पे आपका दूसरी साइड पे आपकी पॉलिटिक्स में है ये चीजें कि डिवाइड करके रखना है। ये डिवीजन नहीं चलेगी, ये डिवीजन इज नॉट अ सॉल्यूशन। वी हैव टू कम टू द टर्म्स टू ईच अदर। 73 साल से हमारे पाकिस्तान में कहता हूँ 73 साल की ब्लीडिंग है हमारी, वो रुक नहीं रही।
वो रुकेगी। पंजाब के जी, पंजाब के कौन कौन से शहर देखे आपने? जब गया, मैं मुंबई गया, मुंबई के बाद मैं हैदराबाद गया, हैदराबाद के बाद न्यू दिल्ली, और फिर मैं अमृतसर, और उसके बाद जयपुर गया, क्योंकि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के मज़ार पे गया। लेकिन वहाँ एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन हरमंदिर साहब मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी अमेरिका में जो मेरे पार्टनर हैं वो सरदार है, और मेरी 35 साल से, जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ, उनसे मेरी मोहब्बत है, प्यार है। हम पार्टनर नहीं थे पहले, 20 साल, 25 साल हम अलग रहे, 20 साल अलग अलग कारोबार करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली नाउ इन टुडेज डेट एवरीथिंग वी डू इन आवर लाइफ इज टुगेदर, इट्स लाइक अ फैमिली। मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी या उनकी स्टोरी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 2 ब्रदर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। और उसमें मैं हमेशा ये फख्र से बात कहता हूँ, मेरे ख्याल में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो जयशंकर साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ मेरा अच्छे मरासम रहे हैं। आपके जो श्रृंखला साहब इस वक्त सेक्रेटरी फॉरेन, आपके फॉरेन ऑफिस के हैं, वो रिसेंटली वहां से वाशिंगटन डीसी से गए। आपके आजकल जो वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसडर हैं, वो तो बल्कि हमारी जट बरादरी से सरदार हैं, तरनजीत संधू उनका नाम है, टर्बन वाले सिख हैं। तो मेरा जितना मेरा रिलेशन, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ मेरा ख्याल है जितना, जिसकी आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में भी आई हैव टर्म्स एंड रिलेशनशिप विद देम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे इस पे फख्र है, और मैं और अभी आजकल थोड़े हालात चेंज हुए हैं। I was always on the invitation list of the Indian ambassador. Always. जी बिल्कुल, आपने तभी मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बात कही कि आप वो शख्स हैं जिनको दोनों मुल्कों के अंदर आज हुकूमतों को सुनने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने हिंदुस्तान में आने के बारे में जो अपने जज्बात बताए और किस तरह से आपको ट्रीट किया गया। दोस्तों, मैं ये बात आप सबको बताता चलूँ कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से हो, इंडिया आया हो एक मर्तबा, वो अच्छी यादें लेकर वहाँ गया है वापस। और ये बात हर उस हिंदुस्तानी के बारे में भी कही जा सकती है जिसने कभी पाकिस्तान विजिट किया हो। साजिद साहब, मैं आज से 2 साल पहले पाकिस्तान गया था। वहाँ के नेशनल टीवी ने मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा कि कैसा रहा पाकिस्तान। मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा हर बीते हुए दिन के साथ इंडिया लौट के आना बड़ा मुश्किल हो गया था। जितना प्यार, मोहब्बत, खुलूस लोग वहाँ पे दे रहे थे, उसके बाद दिल चाह रहा था कि यार यहाँ तो हर छुट्टियों में कुछ ना कुछ दिन बिताए जाएं। तो मैं शायद ही कोई मेरी ज़िंदगी का दिन हो जब मैं पाकिस्तान में बिताए हुए उन लम्हात को याद ना करता हूँ। आज आपसे बात करते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने अक्स से ही बात कर रहा हूँ। और आपके देखने वालों के लिए मेरी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपके देखने वालों के लिए मेरी ढेरों दुआएं। मैं बल्कि एक आपको और भी चीज बताना चाहूंगा कि मैं आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन करतारपुर मार्ग, और उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो पाकिस्तान में जो मंदिर्स थे उनको रिस्टोर करने का। आई हैव बीन वेरी मैं 2-3 दफा जब मैं पाकिस्तान गया ड्यूरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कैबिनेट में मेरे बल्कि 1-2 फैमिली मेंबर थे। उसमें आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल के ओपनिंग अप मंदिर्स एंड रिस्टोरिंग देम एज अ रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, और हार्मनी क्रिएशन। अभी भी इस्लामाबाद में एक मंदिर जो है उसकी तामीर ज़ेर तामीर है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, और ये आगे जाएगा। हम लोगों ने इसकी एक्सट्रीम को टच करके देख लिया पाकिस्तान में। हमें ज़ियाउल हक पीरियड में हमें ज़बरदस्ती चीज़ों को किया जाता था, और बल्कि उसमें देखें ना, कई दफ़ा ये होता है कि आप एक चीज़ को आप एक कहते हैं क्रिएट अ मास्टर। पाकिस्तान में एक मास्टर क्रिएट करके वो बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट। वो देख के उसके बाद वो जब हम वापस लौटे हैं तो अब हम समझते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी अब समझते हैं कि रिलीजन के पीछे हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना। आजकल खासकर बिलखसूस मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हो रही है आजकल, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। जितना पैसा एक डेवलपिंग कंट्री ने करतारपुर मार्ग पे लगाया है वो उसकी दूसरी मिसाल है। लेकिन लोगों में हार्मनी है, लेकिन अभी हम करतारपुर साहब के प्रोजेक्ट को बड़ा तफसील में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने बहुत सारी बातें की हैं और मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उनमें से 1-2 पॉइंट्स के ऊपर टच ना करूँ। आपने, आपके आबा व अजदाद, आपके दादे परदादाओं ने
बहुत सारे जो हिंदू और सिख हिंदुस्तान के तरफ आ रहे थे 1947 में, उनको अपनी गाड़ियों में रख के और बड़ा ही हिफाजत के साथ बहन बेटियों के सर पे हाथ रख के उन्हें अपना बना के उन्होंने सेफली बॉर्डर पार कराया। हम पाकिस्तान से उन लोगों की बातें तो बहुत सुनते हैं कि जिनके साथ में ज्यादती हुई, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उनके ऊपर जो जुल्म हुए उनकी दास्तानें भरी पड़ी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें लोगों को बताई जाती है कि नहीं यार, मारने वाले थे तो उधर कोई बचाने वाले भी थे। तो जी, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि आपने अभी अर्ज किया कि आपके फादर साहब ने आपके फैमिली ने 1974 तक उन लोगों की जो घरों की चाबियां संभाल के रखी और उनके कपड़ों को धूप में सर्दियों में लगाते थे। ये एक ऐसी बात है जो अपने आप में ही बहुत ही एक मार्वलस स्टोरी है जो कि हर किसी को जानने की जरूरत है। अब आते हैं करतारपुर साहब की तरफ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी। वो लाखों लोग हिंदुस्तान में, सिख पंजाब से खास तौर से, वो आप जैसे लोगों को दुआएं देते होंगे कि एक ऑपरेशनल पोस्ट पे चढ़ के दूरबीन से वो हर साल बाबा नानक के करतारपुर दर्शन किया करते थे। आप जैसे लोगों ने गवर्नमेंट का भी साथ दिया, अपनी तरफ से भी सालों साल की कोशिशें हैं, उसका ये रिजल्ट है करतारपुर। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ सख्त बातें भी हो जाएं यहाँ से। अब सख्त बातों का दौर भी मैं समझता हूँ करना जरूरी है। 29 नवंबर 2018 को करतारपुर साहब की फाउंडेशन रखी गई। हमारे यहाँ से हरसिमरत कौर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, बहुत सारे लोग गए। उसके बाद उसके एक साल बाद हमने देखा कि 550वां बाबा नानक का जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ। दुनिया भर के अंदर इसकी बात हुई, पाकिस्तान की वाहवाही हुई। उससे पहले अगर हम जाएं, और ये बात आज मैं पहली मर्तबा किसी को बता रहा हूं और विद अ हैवी हार्ट साजिद साहब, और वो इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ में आप उन लोगों को जानते हैं और ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खदशात रहे हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दिन जब हमारे पीएम मोदी साहब भी आए और जब इनॉग्रेशन हुई करतारपुर साहब की, उस स्पीच में अमरिंदर सिंह साहब ने बात कही थी कि हमने अपना मकसद लेकर यहाँ से उस पार जाना है, हमने जियारत करनी है, दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद हमने वापस आ जाना है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारे मुल्क का जो है नाम खराब हो। 29 नवंबर 2018 को करतारपुर का इनॉग्रेशन हुआ। माफ करें, बात थोड़ी लंबी हो गई है, इसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा मैं। उसके तकरीबन 5-6 रोज बाद मेरा पाकिस्तान जाना हुआ। 9 दिसंबर 2018 को मैं ननकाना साहब खुद गया हूँ साजिद साहब। वहां जाकर मैंने ये देखा कि भिंडरनवाला के बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद, और न जाने क्या क्या इस किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये ननकाना साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूं इसकी। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि अरविंद, हजारों लोग आते हैं, जत्थेबंदियां आती हैं यहाँ पे हर साल। 1974 का हमारा अकॉर्ड है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर इंडिया से हर साल तकरीबन 10 से 20 जत्थेबंदियां जाती हैं। तो एक तरफ अमन की बात हो रही है, अमन का कॉरिडोर है, और दूसरी तरफ ननकाना साहब के अंदर खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इस पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे उस वक्त, मैं जब वापस होटल गया शाम को, तो कुछ मेरे अजीज बड़े दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तानी सोसाइटी के जर्नलिस्ट, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये बात कही तो दे वर शॉक्ड, उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनरल जिया भारत गए थे 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी टूर के तहत, और वहां जाकर वो ज्ञानी जैल सिंह साहब से मिले, हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। ज्ञानी जैल सिंह साहब को कहा कि जैल सिंह साहब, इधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने ते उधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने, आ लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं रखिया, आओ मिलजुल के रहने आ पंजाब भी साडा है, वो पंजाब भी साडा है। ते
उसका जवाब ज्ञानी जैल सिंह साहब ने यूं दिया कि जनरल साहब आता नहीं हो सकता भी जिन्होंने कुंड भी कड्डे ते अख भी मारे। उनका इशारा बड़ा साफ था कि आप एक तरफ पंजाब में टेररिज्म को सपोर्ट करें और बाद में हमने देखा कि किस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे वो लिस्ट जारी हुई पूरी, कौन कौन लोग थे। अब मैं आपकी तरफ आता हूं, पाकिस्तान को सिंसियरली इस कॉरिडोर को चलाना है और उसके साथ साथ वो जो पीस का उनका प्रोसेस है उसको भी चलाना है। आप कैसे देखते हैं सारी बात को? आई एम श्योर आपने भी ननकाना साहब इन साल मैं इस मैटर को मैंने स्टडी किया, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं उसको स्टडी किया बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि बोथ कंट्रीज हैव फेल्ड अ डेमोक्रेसी, बोथ कंट्रीज। ह्यूमन राइट्स भी कोई नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी भी कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन और करप्शन का है, दोनों साइडों पे। अब उसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो वो प्रबंधक कमेटी पे अगर उंगलियां करते हैं तो वो कहते हैं जी प्रबंधक कमेटी है वहां पे, वो चावला साहब थे उन्होंने लगा दिया, वो कुछ इस तरह की चीजें थी। मैंने उसको देखा था, एक साइन था, मुझे तस्वीर पे मैंने भी उसको देखा, तस्वीर मुझे किसी ने भेजी कि एक साइन लगा हुआ था, वो छोटा सा था, वो भी उतरवा दिया गया था। ठीक, दूसरी साइड पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए करतारपुर बंद पड़ा है। आप इससे भी पहले मैं छोटी इसके भी मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में इट वाज अ मिरेकल करतारपुर क्या हुआ। जिस दिन वहां से पहला जत्था आया, वहां से पहले लोग बस पे आए, खान साहब ने रिसीव किया, करतारपुर से 20 मील आगे ओपन बॉर्डर पे शेलिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। मेरे लिए मैं उसको इस तरह डिस्क्राइब किया, मैंने कहा ये एक मिरेकल था, बाबा जी ने यहाँ पे भक्ति की है, यहीं से कंट्री डिवाइड हुआ था। आप तो कह रहे ननकाना साहब पे पोस्टर लगा हुआ था, मैं ये कहता हूं कि उस वक्त जिस दिन करतार साहब को खोला गया था उससे 20 मील आगे कश्मीर बॉर्डर पे ओपन फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। हालात ये है दोनों साइडों पे, ये एक साइड का नहीं है। अब मैं इंडिया को ब्लेम इसलिए नहीं करता, इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर है। अब ट्रस्ट फैक्टर में आके पाकिस्तान को मैं ब्लेम इसलिए करूंगा कि इतना अरसा जिस तरीके से वो मैं उनसे एग्री करूंगा कि कोड भी कटे थे, आंख भी मारे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यू हैव टू टेक द स्टेप्स टुवर्ड्स द ट्रस्ट फैक्टर। जब आप इतना अरसा एक चीज को प्रमोट करते हैं, आप इतना अरसा, मैंने लेकिन एक बात बताऊं, मेरी नजर में और मैं आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि मैं देखे ना, सबसे पहले तो बात ये है अरविंद जी कि मैं उस कंट्री को छोड़ के यहां क्यों आके बैठा, मैं महाजर होके वहां से यहां आया हूं। आई एम रिजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर। मैं पाकिस्तान से पैसा लाके यहाँ कारोबार किया, अभी भी मेरी पाकिस्तान से काफी इनकम आती है, और इन चीजों के बावजूद मुझसे मेरे बच्चे कई दफा पूछते हैं कि डैडी हाउ कम यू केम हियर। Most of the Pakistanis they come here for opportunities, but my mother was a headmistress in Mandi Bahauddin. My father was a very successful lawyer, went to law school in 50s. लेकिन एक जवाब देता हूं उनको, I am a political refugee. I'm a reject of Pakistan. मैं आज अपनी यहाँ से बैचलर 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां उस मुल्क में। ये हालात है उस पाकिस्तान पे। इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमन की आशा लेके आपकी तरफ जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी मिसाल बताता हूँ आपको। देखिए आज खान साहब ने पूरे मुल्क को एक मॉडल दिया है, वो रियासत मदीना है, मदीना की रियासत के हालात पिछले हफ्ते के क्या हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्होंने जाके पाकिस्तान में सर्वे किया, पाकिस्तान 124वें नंबर से हटके 126वें में चला गया। आपका नंबर इंडिया में भी बहुत ज्यादा करप्शन है, लेकिन आपका नंबर 89 है। पाकिस्तान का मैच किसके साथ है? नाइजर के साथ है। रवांडा एक डेवलपिंग द मोस्ट, एक दूसरे की उंगलियां काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, 49 नंबर उसका करप्शन में। मैं कई दफा पाकिस्तानी चैनल्स पे कह चुका हूं कि आप कोरोना से बच जाएंगे, आप करप्शन से नहीं बचेंगे। इस वक्त तक, अभी तक, आज की डेट तक 73 साल की ब्लीडिंग ना रुकी है। देखें, आप जब आप एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं, उसके इलाज से पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, इलाज बाद में शुरू होता है, पेन सफरिंग बाद में रोकी जाती है, पहले ब्लीडिंग रोकते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रोक रही 73 साल से। कंट्री चाइना को बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे न्यूयॉर्क और लंदन में पढ़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जितने करप्शन। आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा, हमारे 4 सूबे आपके 26 से 26 आपके साइज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के करप्शन का पैसा स्विट्जरलैंड में आपसे ज्यादा है, आपको पता है इसके बाद। इन सर्कमस्टांसेस में जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है,
तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। आपके, मैं छोटी सी बात आपको उसको मैं कहता हूं आपके रिलेशनशिप को एक साइड पे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। कश्मीर के ऊपर जाके हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं आई विल बिकम अ कश्मीर एम्बेसडर। कितने मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट है उनके साथ? नॉन, जीरो। फैटफ के ऊपर अफगानिस्तान ने उनके खिलाफ वोट डाला है। सऊदी अरेबिया से रिलेशनशिप इनके खराब है। सही बोल रहे हैं। आपसे किस तरह ठीक हो जाएंगे रिलेशनशिप उनके? देखिए, जब आप और मैं आलिलान कह चुका हूं कई चैनल्स पे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। वो पहले चाहते थे आज तक कि वो चीफ मिनिस्टर बने, आज वो -1 फार्मूले का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। वो आपके साथ रिलेशनशिप क्यों बनाएंगे जब उनकी प्रायोरिटी नहीं है? नेशनलिज्म इज द थिंग। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। सो गाइस, ये वीडियो थी और इसमें बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है और आज तक की सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन मुझे ये वाली लगी है, बिकॉज इसमें बहुत सारी जो डिस्कशंस हैं वो की गई हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से की गई हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी लगी है और वो है साजिद तरारजी जो हैं, जो कि मंडी बाहुद्दीन से उनका ताल्लुक है और अब वो बाहर USA में बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी जो है उन्होंने अपने आप को डेवलप किया हुआ है। तो बाकी उन्होंने अपनी जो रिलेशनशिप बताई है, अपना जो एक्सपीरियंस बताया है रिगार्डिंग भारत इंडिया, और तो उसमें इन्होंने अपना एक जो 90s का जो इनका वक्त था, उस दौर में जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके गए थे, तो उन लोगों के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छी अपनी थॉट बताई है। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि किस तरह से इनके पेरेंट्स जो हैं उन लोगों ने उन लोगों की हर चीज़ को संभाल के रखा, वॉश किया ताकि वो लोग लौट आएँ, या फिर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था। तो मतलब इस तरह का इन लोगों का रिलेशन था। लेकिन बात मेन जो पॉइंट ये आता है कि ये जब वहाँ पर गए भारत में, तो इनके बहुत अच्छे से इनको रिस्पेक्ट मिली, इनकी बहुत इज्जत हुई और हालांकि इनको जितना हो सका उन लोगों ने, जो लोग हैं उन लोगों ने इनको प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो इससे पहले हमने, आपको याद होगा कि एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें एक पाकिस्तानी जो थे उन्होंने विजिट किया था, 90s में उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब मैं गया था, भारत गया था, तो वहाँ पर लोगों ने मुझे इतना अच्छे से कोई ट्रीट किया था, तो इसकी कोई हद नहीं है। तो इसके बारे में उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। ना सिर्फ वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग जाते हैं और अपना अच्छा एक्सपीरियंस जो होता है वो शेयर करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, तो हम एक दूसरे को बुरा भला ही सिर्फ बोल रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तभी मुझे आइडिया होता है। जैसे कि आप लोग मेरे से कनेक्ट हुए हुए हैं यूट्यूब के थ्रू, मेरी फैमिली बने हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पर मुझे इतना प्यार दिया जाता है आप लोगों की तरफ से, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, कमेंट आ रहे होते हैं और लिंक शेयर किए जा रहे होते हैं कि ये वे रिएक्शन दें। टू बी ऑनेस्टली मुझे इतना कोई अच्छा लगता है, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती कि कितना मुझे अच्छा लग रहा होता है। तो ये आप लोगों का एक प्यार है। तो खैर, वीडियो में जो मेन पॉइंट था वो यही है कि वहाँ पर इतना प्यार दिया जाता है। तो दूसरी बात यह है कि करतारपुर की अगर बात करें तो करतारपुर का इन्होंने कहा है कि वहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेशन करने के बाद वहाँ पर खालिस्तान का एक एजेंडा जो है वो शो किया। जाहिर सी बात है, हज़ारों की तादाद में जब लोग आते हैं तो ये वाला एजेंडा जो है ये मतलब कि ये कोई अच्छा एजेंडा नहीं है। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनके माइंड डाइवर्ट होंगे, तो ये एक गलत है। तो जिसकी वजह से करतारपुर जो है उसको लोग दूर से दूरबीन से ही देखा करते थे। फिर ये हुआ कि इन लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया कॉरिडोर, तो फिर उसके बाद जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए और उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई। तो इस तरह की एक चीज़ होती है। तो अब जिस तरह से इन्होंने वो खालिस्तान का एजेंडा किया है वो एक गलत चीज़ हो गई है, उसको नहीं होना चाहिए था। और बाकी वही है, जैसे कि आप जानते हैं श्रीलंका में इन्होंने PM को जो है वहाँ पर जाने से, स्पीच देने से भी मना कर दिया था श्रीलंका की पार्लियामेंट में। तो उसका भी यही रीज़न था कि वो एजेंडा शुरू कर देंगे अबाउट कश्मीर और दूसरी चीज़ें, तो जिसकी वजह से स्पीच पर उनको मना कर दिया गया था।
तो खैर वो दौरा तो हुआ उनका, और लेकिन उसमें यह है कि उन्होंने वो जो है स्पीच नहीं दी अभी तक पार्लियामेंट में। तो एनीवेज पॉइंट ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो, और उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, ये रियलिटी है। हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर के मुल्क जाते हैं। अगर उनको अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है तो वहाँ जाकर वहीं पर जॉब करनी है। अगर आप अच्छी एजुकेशन हासिल करके यहाँ जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब नहीं कर सकते। आपको एक नॉर्मल सी जॉब, जैसे कि मैंने सीरियसली आपको बताया भी था कि हम लोग जो हैं एजुकेशन हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद कोई चाय का ठेला लगाया होता है, किसी ने फ्रूट लगाया तो किसी ने बर्गर लगाया हुआ, तो यही कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो क्योंकि जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स हैं तो फिर वही हैं, रेफरेंस वगैरह चलता है, तो ये सारे मामलात होते हैं। तो बाकी ये है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो अपना कुछ ना कुछ बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पर रहकर अपना कुछ बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल दें। तो इस तरह की चीज़ें हमें नॉर्मल डेज में भी देखने को मिलती हैं। और बाकी करप्शन की बात है तो करप्शन ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, दोनों साइड पे होगी, लेकिन हम बात करते हैं अपनी कंट्री की तो नो डाउट करप्शन बहुत ज़्यादा है। और करप्शन की वजह से ही आज देखें ना हमारी कंट्री किस नंबर पे पहुंच गई है। हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी खाने पीने का जो चीज़ें हैं उसकी कोई अब तो बस वो उसका लेवल भी डाउन हो गया है। अब तो मुझे लगता है लोग अर्निंग करते हैं तो वो सिर्फ अपनी सर्वाइव करने के लिए करते हैं, ना तो अपनी ज़मीन बनाने के लिए और ना ही अपनी कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि इनकम इतनी कम होती है तो वो लोग क्या करें बेचारे। तो खैर मुझे तो साजिद तरारची जो है उनकी बहुत अच्छी गुफ्तगू लगी है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया है। और देखें हमें नफ़रत से कुछ नहीं मिलना, दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों कंट्री के लोग इनोसेंट लोग हैं। हमें सबको एक दूसरे से जुड़कर रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, ये नफ़रतों से नहीं रहना है। तो जो बेसिकली हम लोग एक दूसरे से नो डाउट, ये सिर्फ सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि लोग हेट फैला रहे होते हैं और हेट चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स तो आपको पता है, पॉलिटिक्स ही है, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और बाकी मीडिया भी आपको पता है कि कैसी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ने जो एक स्टेप लिया हुआ है, अब उसको देखिए ना, सऊदी अरब हमसे दूर है, उनसे इतने अच्छे रिलेशनशिप होने के बाद हमारे रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो चुके हैं। अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज़ के तो उनके साथ हमारे रिलेशन ख़राब है, जैसे ईरान हो गया, अब उसका सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था। उसके बाद इंडिया से तो वैसे ही हमारे इतने ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं। तो ये क्यों हुए हैं, क्या वजह है? तो रीज़न यही है कि हम लोग रिलेशन ख़राब करने में लगे हुए हैं, अच्छे बनाने में लगे हुए नहीं है। हर जगह पर एक ही जब टॉपिक लेकर बैठ जाएंगे तो फिर कहाँ से रिलेशन अच्छे होंगे। अब देखें सऊदीया जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन कभी भी अब वो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तान को नहीं, बल्कि वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके मज़ाकरात अच्छे हैं, उनको बिजनेस करना है, उनको अपनी कंट्री को डेवलप करना है, वो इस चीज़ को आगे फोकस लेके जा रहे हैं। हम कहाँ पर अपनी एक मज़हब को लेकर, रिलीजन को लेकर चल रहे हैं कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है तो वो ये है तो वो ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी अंदर से, अपने जहन से, बल्कि हमारे अब की जो जनरेशन है, टू बी ऑनेस्टली इंक्लूडिंग मी, हमारी जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ मैंने नोट की है कि हमारे में जो है अब ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं कि लोग मज़हब के ऊपर अपनी थिंकिंग रखते हों कि वो काफिर है या वो मुसलमान है, वो ये है या क्रिश्चियन है। अब वो नहीं इतना होता, पहले होता होगा लेकिन अब के दौर में इतना नहीं है। हाँ, अब ये जो मुल्लाएं हैं, ये जो इतने सारे इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, तो ये उनका एक अपना ही बना हुआ है, पता नहीं क्या उन्होंने अपना स्कूल बनाया हुआ है जिसमें इन लोगों ने इस तरह की टीचिंग वगैरह शुरू की हुई है। लेकिन बेसिकली ह्यूमैनिटी हमेशा पहले आती है। और मैंने ये नोट किया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक दूसरे से, यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स रहते हैं, उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी में हेट नहीं है, कोई किसी से नफ़रत नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
अब वो पहले दौर के जो लोग थे वही इस तरह का सोचते हो तो सोचते हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में भी आपको शो करूँगी, दिखाऊंगी, लोगों से बात करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को आइडिया हो कि यहाँ के लोगों की बेसिकली थिंकिंग क्या है, और वो भी ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। सो उसके लिए आप मेरा व्लॉग चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइमा रिएक्शन चैनल का नेम है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगी लिंक को, ताकि आप वहां से इजीली जाकर मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो व्लॉग्स हैं वो आप देख सकें। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 भी हम देखेंगे अगर आप बोलेंगे, क्योंकि पार्ट 2 भी है इसका, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पार्ट 1 और 2 में बनाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।